अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर थे। अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर थे, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। अब देखिए, नेल्सन मंडेला को अफ्रीका के गांधी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये भी सत्य अहिंसा का पालन करते थे और गांधी जी के बड़े समर्थक थे। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ऐसे विदेशी जिनको भारत रत्न मिला है, दो लोग हैं। दो लोग में आपका नाम याद रखिएगा। इनको मिला था भारत रत्न 1990 में, और ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1993 में। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है तो लगा लीजिएगा आराम से। अब हम बात करते हैं कि दूसरा कौन है जिनको आपको विदेशी ऐसे है जिनको मिला था भारत रत्न। तो दूसरा है अब्दुल गफ्फार, जिसे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। उनको 1987 में मिला था भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में से किया गया था। ठीक, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेल्सन मंडेला हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पूछता है, शुरुआत पूछ सकता है, अंत पूछ सकता है। तो 1939 से लेके 1945 तक चला था आपको द्वितीय विश्व युद्ध, और 1914 से लेके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, 1914 से लेके 18 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। ये सब याद रखिएगा। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? 1939 से शुरू हुआ था, 1945 तक चला था। दूसरे के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है कि 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। सिकंदर को ही अलेक्जेंडर बोला जाता है, और सिकंदर के बारे में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये कहाँ का निवासी था। तो ये यूनान के था, मकदूनिया नामक स्थान पर इसका मतलब वहीं के था ये। और इसका पिता के नाम पूछता है तो फिलिप सेकेंड याद रखिएगा। अक्सर लोग नाम याद रखते फिलिप, राजा फिलिप, लेकिन फिलिप सेकेंड भी याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कौन से थे, तो फिलिप सेकेंड। अब याद रखिएगा कि ये जब भारत में आए थे आक्रमण करने के समय, तो भारत में इनके एक राजा के साथ युद्ध भी हुआ था। उन राजा का नाम था पोरस। राजा पोरस के साथ युद्ध हुआ था, जिसे बितिस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। झेलम नदी के किनारे हुआ था। हाइड्रोस्पेसिस के युद्ध भी कहा जाता है इसमें। सिकंदर क्या हुआ था? सिकंदर तो जीत गए थे, लेकिन बोले थे फिर हम भारत में आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर चल रहा था नंद वंश का शासक था, और नंद वंश के बहुत बड़े शक्तिशाली घनानंद शासक था, और उसी को देखते हुए इनकी सेना डर गई थी और नदी पार करने से मना कर दिए गए थे। और फिर ये लौटते समय मतलब कि लौट गए वहाँ से। अब देखिएगा, इनकी पत्नी का नाम भी पूछता है। इनकी पत्नी का नाम रक्सेना था। रक्सेना इनकी पत्नी का नाम था। तो ये सब भी याद रखिएगा। तो ये पूछ रहा है कि महान इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, क्वेश्चन है। तो इनकी जो मृत्यु हुआ था, ये हुआ था आपको बेबीलोन में। बेबीलोन में हुआ था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अफीम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? देखिए, अफीम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो ये ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया। किसके? ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था। अभी तक 2 अफीम युद्ध हुए थे। पहला हुआ था 1839 से लेके 42 तक, और दूसरा हुआ था 1856 से लेके 60 तक। और दोनों ही युद्ध में ब्रिटेन विजयी हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। और दोनों जब युद्ध जीता तो 2-2 संधि भी हुआ था। तो ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है बस इतना ही। तो 4 का आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा निम्नलिखित में किसके साथ संबंधित है? यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नाम निम्नलिखित में किसके साथ संबंधित है। ये नारा भी बोल सकते हैं, या नाम भी आप यहाँ पर हो सकता है। ये किससे संबंधित है? कौन सी क्रांति से संबंधित है? तो यह है आपको फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था, इसकी तरफ 1789 में हुआ था। और फ्रांस की क्रांति से ही निकल कर आया था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। कुछ क्रांतियां मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि अमेरिकन क्रांति कब हुआ था? तो इसका हुआ था अमेरिकन क्रांति 1765 से लेकर 1783 तक हुआ था। फ्रांस की क्रांति 1789 मैंने आपको बताया। फिर हुआ था चीन की क्रांति 1911 में, और फिर अब रूस की क्रांति हुआ था 1917 में। ऐसे क्वेश्चन पूछता है मिलान करने के लिए, तो आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैन अवस्था निम्नलिखित में किसकी पवित्र पुस्तक है? जैन अवस्था जो है ये किसकी पवित्र पुस्तक है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपको 6 है, तो ये है पारसियों की पवित्र पुस्तक है। ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है तो ऋग्वेद के समकालीन माना जाता है पारसी धर्म में से। तो 6 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया? यहाँ से हम 8-10 क्वेश्चन आपको बनाकर दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक, सबसे पहले सती प्रथा क्या था? प्रथा ये बहुत पहले से चला आता था, जैसे कि अगर मतलब पति का देहांत हो जाता था तो पत्नी को भी उसी चिता पर आप क्या होते थे, लोग जला देते थे। ठीक, अब ये जो प्रथा था, अकबर ने भी इसका विरोध किया था। इससे पहले भी बहुत से राजा थे जो कि इसका विरोध किए थे, और फिर आपको देखिए पुर्तगाली भी आते हैं तो इसका विरोध करते हैं। उसके बाद अंग्रेज की बात आता है, तो ये प्रथा जो है ये 1929 में खत्म होता है। 1929 में। तो उस समय कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे।
और ये अनुच्छेद 17 उस समय जो नियम आया था उसके अनुच्छेद 17 के तहत इसे आपको प्रतिबंधित कर दिया गया था। अनुच्छेद 17 के तहत, ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है किस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंधित किया गया था, ठीक। और ये सब याद रखिएगा। और इससे और क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बोला जाता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला ये बन सकता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था, तो गारो खासी को जीतकर अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, यह क्वेश्चन बन सकता है। इसने 1830 में बाल जो हत्या होता था उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया, बाल हत्या को गैर कानूनी, ठीक। फिर ठगी प्रथा को अंत किया, ठगी प्रथा अंत में कर्नल सलीमेन की सहायता आपको लेना पड़ा था इनको, और ठगी प्रथा का अंत हुआ था, ठीक। फिर 1835 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाता है जो कि कानूनी और शिक्षा पर उनका देना था आपको, मतलब कि उसके लिए किया गया था। और तो बताया गया कि शिक्षा में अंग्रेजी भाषा का यूज होना चाहिए, इसकी पश्चात शिक्षा का उसने समर्थन किया था, ठीक। सर्वप्रथम कोलकाता में 1835 में ही देखिएगा कि कोलकाता में मेडिकल कॉलेज का भी स्थापना होता है। तो मैंने आपको बताया कि अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से आपको बनकर आता है, ठीक। 7 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त किया गया? व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ये आपको 1813 के अधिनियम द्वारा। ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन के। देखिए, अगर यह पूछेगा कि एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, डायरेक्ट 1813 दिया। अगर संपूर्ण पूछे, पूरी तरीका से लिखे, पूरी तरीका से या संपूर्ण, तब हो जाता है 1833, यह ध्यान में रखिएगा। अगर ये सिर्फ पूछे कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, 1813 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1813। लेकिन संपूर्ण पूछे या पूरी तरीका से पूछे, मतलब अधिकार समाप्त कर दिया व्यापार वाला, तो ये 1833 हो जाएगा। लेकिन ये पूछा हुआ है क्या? एकाधिकार को, तो ये 1813 हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ अलग अलग पीसीएस में क्वेश्चन है। और इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर आपसे ये पूछता है कि 1813 के अधिनियम की क्या व्यवस्था था, तो सबसे पहले ईसाई मिशनरियों की आपको जो आने के लिए हम बोल दिया गया, वो धर्म प्रचार कर सकते थे, 1 लाख रुपया शिक्षा पर खर्च करने के लिए दिया गया। ये सब 1813 के ही एक्ट में। 1813 के एक्ट में मतलब ये प्रावधान किया गया कि व्यापार खत्म कर दिया गया, लेकिन 2 व्यापार चीन के साथ, मतलब आपको चीनी और चाय के व्यापार जो है, मतलब कि ये चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार, ये दोनों कर सकता था कंपनी, चीन के साथ और चाय के व्यापार, ठीक। ये दोनों याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 थे कि सरदार भाई पटेल नेता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, जिसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता था, ये नेता हैं कौन से? आपको देखिएगा तो कौन हुआ था, तो बारदोली हुआ था ना। बारदोली कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और वहाँ के किसानों के इन्होंने नेतृत्व किया था। अकाल पड़ गया था तो लगान अंग्रेज मांग रहे थे जबरदस्ती, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इसका मतलब कि ये किसान का नेतृत्व यहाँ पर किया गया था, मतलब कि इनके द्वारा। और वहीं के देखिएगा कि महिलाओं द्वारा इनको सरदार कहकर पुकारा गया था, और फिर बाद में गांधी जी ने भी इनको सरदार की उपाधि दिया था। तो ये पूछता है कि कौन सा बारदोली सत्याग्रह में हुआ था, कौन सा बारदोली विनोबा भावे भूदान आंदोलन से संबंधित है। और रोलेट एक्ट जो आया, इसके विरुद्ध में देखिएगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था, और जलियांवाला बाग कहीं ना कहीं इसके ही कारण घटा था। स्वदेशी आंदोलन जो कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था। ये सब आपको याद रखना चाहिए, क्वेश्चन पूछता है तो लगा लीजिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जॉन सैंडर्स को 17 दिसंबर 1928, यहाँ होगा 17 दिसंबर 1928 होना चाहिए यहाँ पर, को किसने गोली मारा था? किसने गोली मारा था सैंडर्स को? ये याद रखिएगा, जॉन सैंडर्स इसका नाम था। इसकी साइमन सैंडर्स इसका आपको लगभग मतलब ये इसका जो नाम है। अब ये क्या था, मतलब कि जॉन सैंडर्स, माफ कीजिएगा, इसका जॉन सैंडर्स नाम था। साइमन आयोग का गठन किया गया था। साइमन आयोग का गठन किया गया था तो क्या हुआ था कि साइमन आयोग में जो सभी नेता, सभी जो थे वो अंग्रेज थे, 6 के 6 अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था, मतलब कि सभी श्वेत लोग थे, इसलिए इसे श्वेत आपको बोला जाता है, कमीशन बोला जाता है, ठीक। और ये 1919 के अधिनियम को जांच करने के लिए 10 साल बाद गठित करने वाला था, लेकिन 1927 में ही गठित कर दिया गया और सभी अंग्रेज को रख दिए गए। तो इसका विरोध हुआ भारत में। जब 1928 में बंबई में पहुंचा तो काफ़ी लोग इसका विरोध किए, और इसका गठन हुआ था लंदन में 1927 में। 28 में भारत पहुंचा। लाला लाजपत राय ने भी इसका विरोध किया, तो लाठी के वार के कारण उनका मृत्यु हो गया। जब उनका मृत्यु हो गया तो काफ़ी लोग गुस्सा हो गए, जैसे भगत सिंह और भी उनके जो दोस्त लोग थे वो गुस्सा हो गए, और वही गुस्सा तो किसी और पर गुस्सा निकालने के लिए गए थे, लेकिन मारे गए जॉन सैंडर्स जी। तो जॉन सैंडर्स इनका मृत्यु हो गया। तो इनका याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपको लगा लेना होगा इनको कौन, तो भगत सिंह यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 10 के आंसर ये हो जाएगा। और ये साइमन जो आपको आया था, साइमन कमीशन वाला जो आया था, उसके विरोध में जो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुआ था, उसके ही मतलब लाठी से मारा गया था, उनको सिर पर भी मारा गया था, मृत्यु हो गया था, तो उनको बदला निकालने के लिए।
और ये आपको कब हुआ था? तो 17 दिसंबर 1928 को हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1928, यहाँ कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। बीएचयू के संस्थापक कौन थे? तो ये बीएचयू बनारस में स्थित है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहा जाता था। तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय हैं, जिन्हें महामाना की उपाधि दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। तो ये मदन मोहन मालवीय हैं। 1916 में बीएचयू की स्थापना हुआ था। बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, एशिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12, देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए मैं आपको कुछ कुछ सोल्यूशन बताते चलता हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि जहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि सिर्फ मैं आंसर बताते चलूँ कि जैसे मैं बता रहा हूँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे ही करते चलूँ। अगर एक्सप्लेन करता हूँ तो कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिल जाता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब कि मैं एक्सप्लेन करूँ या ना करूँ। ठीक, आगे देखिए बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल का देखिए, ये पूछ रहा है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, न कि भारत के, क्योंकि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। और बंगाल के अगर पूछता है तो कौन आप लगाइएगा इसमें? तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स था आपको बंगाल का 1772 से 1785 के बीच में देखिएगा ये रहता है। और इसे बोला जाता है कि फादर ऑफ जुडिशियल सर्विस भी इसे बोला जाता है भारत में। और द्वैध शासन का 1772 में ही इसे ये खत्म कर दिया और रिंग फेंस की नीति अपनाया इन्होंने ही, मतलब कि ये जो वारेन हेस्टिंग्स है। और 1774 में कोलकाता में भू राजस्व विभाग की भी स्थापना हुआ था, ये सब याद रखिएगा। फिर 1773 का एक्ट भी आता है। फिर आपको बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना होता है, उसी एक्ट के तहत एलिजा इम्पे उसके मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। ये सब याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन 13 है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये बार बार क्वेश्चन पूछता है और ये बहुत आसान क्वेश्चन, याद रख लीजिएगा। गदर पार्टी के जो संस्थापक थे ये सरदार सोहन सिंह भखाना थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर बी हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित है। और लाला हरदयाल को इस पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया, तो कहीं कहीं लाला हरदयाल भी देता है, तो यहाँ पर सोहन सिंह भखाना हो जाएगा। गदर पार्टी के संस्थापक जो हुआ था ये 1913 में हुआ था, सैन फ्रांसिस्को आपको अमेरिका में जो है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी आपको बताना है। ये क्वेश्चन तो आसान है। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना ये सिंगापुर में की गई थी। आज़ाद हिंद फौज से कब आपको ये सुभाष चंद्र मतलब माफ़ कीजिएगा सुभाष चंद्र बोस कब जुड़े थे, मतलब कब वो मतलब आईने के बने, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जो है ना, जैसे कि आज भारत के तरफ से लड़ रहे थे, ब्रिटेन के तरफ से सैनिक लड़ रहे थे, तो जापान मतलब कि जो लड़ रहे थे तो जापान बहुत से कैदी बना लिया लोगों को, मतलब वहाँ पर। और जापान जब कैदी बनाया तो उसी में से ये थे, कौन थे मैं आपको नाम बताता हूँ, याद रखिएगा। कैप्टन मोहन सिंह से दोस्ती होगा कुछ जापानी ऑफिसर का, और उन्होंने बोला कि आप लोग अपने ही लोगों को मिलकर एक बनाइए और ब्रिटेन के खिलाफ लड़िए, क्योंकि आप लोगों को भी आज़ादी की ज़रूरत है। ठीक, तो फिर यहीं जो है कैप्टन मोहन सिंह फिर सुभाष चंद्र बोस को बुला लेते हैं सिंगापुर, मतलब कि अपने पास बुला लेते हैं, और फिर इनको आपको क्या किया जाता है, सर्वोच्च कमांडर भी नियुक्त कर दिया जाता है, मतलब कि सुभाष चंद्र बोस को। ये कब की बात है? तो सुभाष चंद्र बोस वाला ये आपको पूछता है कि ये कब हुआ था। तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं, सब याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू के साथ भी मिलकर एक आपको स्वतंत्र लीग की स्थापना किया था 1928 में, भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान असम के किसानों को किसकी खेती के लिए मजबूर किया गया? असम में अभी होता क्या है? चाय होता है। अंग्रेज लोग बड़ा चाय की चुस्की लेते थे, तो असम में अभी भी चाय ज़्यादा होता है। तो असम में देखिएगा, ये असम में कहाँ चला गया? चाय की खेती के लिए जबरन वहाँ पर मतलब ये किया जाता था। ठीक, अभी भी असम में चाय की खेती होता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा गांधी के अनुयायियों ने कितने दिन में नमक सत्याग्रह की यात्रा पूरी की? महात्मा गांधी के जो अनुयायी थे ये कितने दिन में नमक सत्याग्रह की यात्रा पूरी की? ये आपको दिन भी पूछ सकता है, कब से कब हुआ था। तो 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक ये आपको समय बताया जाता है 1930 का। 24 दिन तक लगातार लोग चले थे। 18 माफ कीजिएगा 78 अनुयायी थे इनके साथ। और जैसे ही ये डांडी पहुंचकर नमक उठाकर अपने हाथ में नमक कानून तोड़ते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर कौन सा आंदोलन? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हो जाता है। तो याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? 24। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, स्वराज हमारा जनसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो स्वराज हमारा जनसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये दिए गए थे बाल गंगाधर तिलक द्वारा। बाल गंगाधर तिलक मतलब कि नेता में सबसे बहादुर बोला जा सकता है। बाल गंगाधर तिलक ने आपको होम रूल 1916 में आपको स्थापना किया था पूना में, ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है तो। और बाल गंगाधर तिलक ने ही बोला था कि ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये 1916 में आपको बोला गया था इनके द्वारा, होम रूल के दौरान ही आप देखिएगा।
कि ये मेरा अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। मतलब कि जो शिवाजी महोत्सव हुआ या गणपति उत्सव हुआ, ये आपको इनके द्वारा ही आपको मनाया जाने शुरू किया गया कि लोगों में एकता बना रहे। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है तो लगा लीजिएगा। क्वेश्चन 18 देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के किसानों को किसकी खेती के लिए मजबूर किया गया। अब देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान जो बंगाल के किसान थे, तो बंगाल में भी क्या होता है, जूट होता है, और इसी सी बात है, अभी भी सबसे ज़्यादा जूट होता है। तो ये जूट की खेती के लिए इनको, जिसे गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है जूट को, ये आपको अंग्रेज वहाँ क्या थे कि मतलब ज़बरदस्ती करते थे। जैसे बिहार में जो आप देखिएगा चंपारण वाला क्षेत्र में नील के खेती के लिए ज़बरदस्ती किया जाता था अंग्रेजों का, नील खेती के लिए। और असम वाले क्षेत्र में चाय के लिए देखिएगा किया जाता था। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 19, महात्मा गांधी 1915 में से भारत वापस आए। महात्मा गांधी अफ्रीका से लौटकर 1915 में भारत आए थे, अफ्रीका से। तो ये आप देखिएगा कि 9 जनवरी को लौटकर भारत आए थे 1915 में। तो ये कहाँ से लौट कर आए थे, तो ये अफ्रीका से लौट कर आए थे 9 जनवरी को। इसलिए 9 जनवरी को आप देखिएगा कि प्रवासी दिवस के रूप में हर साल हम लोग मनाते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछता है तो आराम से लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 1916 में महात्मा गांधी ने यात्रा दमनकारी खेती प्रणाली के विरोध में किसानों को संघर्ष प्रेरित होकर की थी। 1917 होना चाहिए यहाँ पर, 1917 में ये मतलब कि 1916 में तो लखनऊ में आपको कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वहीं पर राजकुमार शुक्ल जी गए थे मिलने के लिए, काफ़ी विनती किए, बोले हम आएंगे। फिर वो राजकुमार शुक्ल जी गुजरात भी पहुँच जाते हैं, अब अड़े रहते हैं कि नहीं आपको आना पड़ेगा आना पड़ेगा। तब महात्मा गांधी बोलते ठीक है चल आते हैं। मतलब कि महात्मा गांधी आते हैं 1917 में बिहार में, और चंपारण वाला क्षेत्र में जो चल रहा था नील की 3 कठिया व्यवस्था में, इसकी 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा नील के जबरन खेती किया जाता था, जिससे क्या होता था ना उनको उचित दाम मिल पाता था, और जो जमीन की उर्वरकता था वो भी खत्म हो जाता था, यहाँ तक कि स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। तो ये जो है ये चंपारण सत्याग्रह 1917 महात्मा गांधी का सबसे पहला भारत में सत्याग्रह था। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन ब्रिटिश जनरल जिम्मेदार था। कौन ब्रिटिश जनरल जिम्मेदार था जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग जो है ये अमृतसर में स्थित है, ये जनरल डायर था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। लॉर्ड डलहौजी जो है ये राज्य का हड़प नीति और सिविल सेवा के क्षेत्र में आ जाएगा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आ जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, उस कमीशन का नाम बताइए जो 1928 में भारतीय संवैधानिक प्रणाली के सुधार के लिए भारत आया था। आ गया क्वेश्चन। तो जो मैं बताता हूँ आपको कुछ अगर ऊपर से मतलब कि जो भी है वहाँ से ही क्वेश्चन बन जाते हैं इतिहास में, तो फैक्ट बस याद रखते चलिए। 1928 में देखिए मैंने आपको डेट भी बताया था कि डेट भी याद आपको अगर रखना है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम साल याद रखिएगा, क्योंकि साल से ही पूछता है कि कब और कहाँ हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कि साइमन आयोग या साइमन कमीशन के बारे में, और बताया था कि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, श्वेत थे, इसलिए श्वेत कमीशन भी बोला जाता है। और ये 27 में तो गठन किया गया था इंग्लैंड में ही, लेकिन ये आया था भारत में 1928 में, और इसका विरोध काफ़ी हुआ था मुंबई में जब पहुंचा था तो, और जगह भारत के अलग अलग जगह पर। फिर लाला लाजपत राय ने भी इसका विरोध किया था, और फिर उनको लाठी का वार हुआ तो उसके बाद उनका मृत्यु हो गया था। तो यहाँ पर संविधान कौन से संवैधानिक प्रणाली को ये आपको देखने के लिए आया था, मतलब कि इसको भापने के लिए। तो ये था आपको क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये क्वेश्चन पूछा प्रणाली के लिए भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कौन से, तो ये साइमन कमीशन हो जाएगा जो कि 1928 में आया था। और 1919 वाला जो आपको अधिनियम था जो दैत्य शासन आपको था लागू, उसके ही देखने के लिए वो आया, मतलब कि सुझाव देने के लिए कि क्या हुआ उसमें प्रगति, क्या बदलाव करना चाहिए। इसके सुझाव आगे जाकर देखिएगा गोलमेज सम्मेलन में बदलते हैं, जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। फिर 1935 का एक्ट भी आता है, तो बहुत से सुझाव उसमें भी इंक्लूड किए गए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 23 देखिए, प्लासी युद्ध हार के पश्चात सिराजदौला की हत्या कर दी गई एवं बंगाल का नवाब बना। तो बंगाल का नवाब बना जो धोखा दिया था, प्लासी का युद्ध हुआ था आपको 1900 माफ कीजिएगा ये 1757 में हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। और आप जानते ही कौन है, जाफर के नाम से मीर जाफर, जिसे अंग्रेजों का सियार बोला जाता है या अंग्रेजों का पालतू बोला जाता था इसे। ठीक, मतलब कि मीर जाफर को अंग्रेजों का गीदड़ बोला जाता था या रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ बोला जाता था, क्योंकि उसने ही उस समय युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था, और रॉबर्ट क्लाइव की सेना जीत जाता है और सिराजुद्दौला क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। क्योंकि किसकी धोखा के चलते, तो मीर जाफर के चलते। ठीक, तो 23 के आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, महात्मा गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में पूरे भारतवर्ष में 3 सत्याग्रह शुरू किए। यहाँ 3 नहीं होगा, यह सत्याग्रह शुरू किया होगा। किसके विरोध में भारतवर्ष में सत्याग्रह किए, ये आपको महात्मा गांधी जी 1919 में। तो कौन आया था, तो ये रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट आया था, ये याद रखिएगा। बिना दलील, बिना कानून, बिना कुछ भी किए लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इसी समय मतलब कि जलियांवाला बाग भी घटा था, तो इसी समय महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की सरकार को शैतानी सरकार भी कहा था।
तो 24 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 1918 में महात्मा गांधी गए जहां उन्होंने मिल मालिकों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। 1917 में एक आंदोलन, 1918 में दो आंदोलन किए जाते हैं इनके द्वारा, फिर आगे के 1919 में आंदोलन किए जाते हैं, 20 में आंदोलन, मतलब कि आंदोलन के दौर महात्मा गांधी की शुरुआत हो जाता है। सबसे पहले 1915 में जब आए तो आपको इनके गुरु जो थे बाल कृष्ण गोखले, वो बोले कि पहले पूरे भारत में आप भ्रमण करो। फिर जब 1916 में अधिवेशन हुआ, मतलब कि लखनऊ अधिवेशन, तो उसमें भी ये सम्मिलित हुए। और 1916 में ही आपको देखिएगा जो BHU की स्थापना हो रहा था, तो बनारस में भी आपको इन्होंने गए थे, भाषण दिए थे, सबसे पहला भाषण उनका वहीं था। 1901 में सबसे पहले जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था उसमें ये भाग लिए थे। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है तो आप आराम से लगा लीजिएगा। तो ये 1918 में जो था, ये कौन सा आपको आंदोलन था इनका, तो अहमदाबाद आंदोलन था। अब इसमें ये मामला क्या था अहमदाबाद वाला, तो ये हुआ था 15 मार्च 1918 को। डेट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है 15 मार्च 1918 को हुआ था। ये क्या था ना कि उस समय प्लेग फैल गया था। प्लेग का अपना नाम जानते हैं ना, चूहा से जो फैलता है प्लेग, और काफ़ी लोग मतलब मारे जाते थे। तो वर्कर बोले कि नहीं, हम मतलब नहीं काम करेंगे, मतलब मिल छोड़ कर भागने लगे। तो मिल मालिक ले बोले कि अगर कोई टिकता है तो उसको 50% बोनस दिया जाएगा अभी। तो लोग टिक जाते हैं वहाँ पर काम करने के लिए, लेकिन फिर जो मिल मालिक है वो पलट जाते हैं अपने बात से। तो लोग मतलब आंदोलन कर देते हैं। तो आंदोलन करते हैं तो महात्मा गांधी को भी बुलाया जाता है, महात्मा गांधी भी आते हैं। तो महात्मा गांधी आते हैं तो 50% बोनस पर तो बात नहीं हुआ, लेकिन मिल मालिक मान गए कि हम 35% बोनस देंगे। तो ये बीच बचाव किए और 35% बोनस देने के लिए मान गए थे। ठीक, तो 35% इन लोगों को बोनस दिया गया, तो फिर गतिरोध दूर हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद ही कुछ दिन बाद, एक सप्ताह बाद, एक और आंदोलन इनके द्वारा मतलब समर्थित दिया जाता है, खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन गुजरात के खेड़ा में हुआ था। किसान आंदोलन था, अकाल पड़ गया था, लोगों के पास नहीं था पैसा कि वो टैक्स दे। और किसान आंदोलन जब अकाल पड़ गया था तो टैक्स कैसे दिया जाएगा अंग्रेज, और अंग्रेज जबरदस्ती टैक्स मांग रहे थे। लोगों ने आंदोलन किया, किसानों ने। 22 मार्च 1918 को, 22 मार्च के इसलिए भी डेट याद रखिएगा क्योंकि बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अब क्या किए, महात्मा गांधी आए, आंदोलन किए, तो अंग्रेज से फिर बीच बचाव हुआ। तो अंग्रेज ने बोला कि जिसके पास है देने के लिए दे सकता है वो दे दे, और जो नहीं देने के लिए होगा वो नहीं दे, कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। तो ये भी सफल आंदोलन माना जाता है। तो ये 25 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, अहमदाबाद। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 26, पूर्ण क्रांति का अवधारणा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति यहाँ पर होगा, या पूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन की अवधारणा जो दिया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया था जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के 1942 में जो आपको भूमिगत होकर ये लड़ाई लड़ा गया था, छपमार युद्ध पद्धति, नेपाल में आप देखिएगा तराई क्षेत्र में रहते हुए, वो जयप्रकाश नारायण द्वारा ही किया गया था। तो ये जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा। 26 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था। भारत के पहले रक्षा मंत्री जो थे ये बलदेव सिंह थे। बलदेव सिंह थे, ये भारत के प्रथम आपको रक्षा मंत्री माने जाते हैं। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री थे ये पहले। जॉन मथाई रेल मंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे। और कृष्ण याद रखिएगा, कृष्ण मुंगम सेठी, थोड़ा नाम अजीब है, ये वित्त मंत्री थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28, किनके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। सत्यशोधक समाज, याद रखिएगा, जो सत्य का ही मतलब कि सत्यशोधक में कि सत्य पर आधारित जो समाज होगा उसे सत्यशोधक समाज कहा जाएगा। और ये जो रूढ़िवादी ब्राह्मणवाद था और जो बहुत से समाज में कुरीतियाँ थी उसके विरुद्ध में ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया था ज्योतिबा फुले द्वारा। ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और इसकी स्थापना पूछता है आपसे, अगर क्वेश्चन पूछ देता है तो आपको लगा लेना होगा। सत्य समाज की स्थापना जो हुआ था 24 सितंबर 1973 के महाराष्ट्र में हुआ था ज्योतिबा फुले द्वारा। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट होने के बाद। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, प्रथम में तो कांग्रेस का किसी भी प्रतिनिधि ने 1930 में भाग नहीं लिया था, लेकिन सभी आपको भाग लिए थे अम्बेडकर जी, तीनों में भाग लिए थे अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लेकिन द्वितीय में जाया जाता है, गांधी जी जाते हैं आपको कांग्रेस के प्रतिनिधित्व कर उनके साथ महिलाओं के प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन जाता है, तो ये जाती हैं आपको सरोजिनी नायडू, जो कि आपको प्रथम जो कांग्रेस के आपको भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी कानपुर अधिवेशन 1925 में, ये सरोजिनी नायडू थी। और 1917 में सबसे पहली जो महिला बनी थी उनी बेसेंट थी, वो भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये यूपी के राज्यपाल भी बनी थी, मतलब कि प्रथम महिला भी भारत के राज्यपाल बनने वाली सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 30 कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में से किसने बड़े पैमाने पर लोगों को धर्म परिवर्तन कराया।
धर्म परिवर्तन करवाया था, ये खुद ही धर्म बदले थे और बौद्ध बन गए थे, ये थे आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, 30 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और 1942 में इन्होंने अनुसूचित जाति संघ का भी स्थापना किया था। तो ये विधि मंत्री बनाए गए थे और लोगों को बोले थे कि आपको बौद्ध धर्म बड़े स्तर पर लोग काफ़ी ज़्यादा बदले थे। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्न में से किसे भारत का बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष ऑफ इंडिया भारत के बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक, आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्यों कहा जाता है इन्हें, मतलब कि बिस्मार्क के नाम थे? और फिर बिस्मार्क था कौन कि उसके साथ उपमा दिया जाता है? तो बिस्मार्क जो था ना, ये किया था जर्मनी का एकीकरण, मतलब कि बहुत से जर्मनी अलग अलग भागों में था तो उसको मिलाकर एक जर्मनी का रूप दिया गया। वैसे ही भारत में भी बहुत से अलग अलग जो आपको राजा रजवाड़े थे, 562-60 जो राजा रजवाड़े थे, उनको मिलाकर एक सशक्त भारत निर्माण करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है, इसलिए इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन अभिनय भारत समाज के संस्थापक थे? ये कौन अभिनय भारत समाज के संस्थापक थे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, तो ये थे आपको विनय दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर जो थे, और ये आपको स्वतंत्रता सेनानी भी माने जाते हैं वीर सावरकर, और ये 1904 में की थी इसकी स्थापना अभिनय भारत की। ठीक, तो ये याद रखिएगा। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। तो भारत की स्वतंत्रता मिले के बाद लेबर पार्टी की सरकार वहाँ पर आई थी और क्लेमेंट एटली थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्लेमेंट एटली वहाँ के प्रधानमंत्री थे। 33 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, थोड़ा मैं ज़्यादा ही आपको समय ले लिया हूँ, जल्दी जल्दी मैं बताते चल रहा हूँ आपको जो भी फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कार्य को समाप्त कर भारत की पूरी सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दी? भारत की पूरी सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दी, मतलब कि कंपनी अब शासन नहीं करता था। कैसे? तो जब 1857 का युद्ध हुआ था तो अब महारानी के नाम से शासन होने लगा, मतलब ब्रिटिश के जो संसद है वो अब शासन करेगा। यह 1858 का जब एक्ट आता है। ठीक, तो 34 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 35 देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? मैंने आपको बताया कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, और स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वो थी आपको सुचित्रा कृपलानी, और सरोजिनी नायडू भी यूपी की बनी थी आपको राज्यपाल, और सुचित्रा कृपलानी भी यूपी की ही बनी थी मुख्यमंत्री। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान भारतीय सिविल सेवा प्रारंभ की गई? भारतीय सिविल सेवा के जनक या भारतीय सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे। ठीक, तो अगर आपको लगाना है कि सिविल सेवा के जनक कौन है, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, और सिविल सेवा सबसे पहले चीन में स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 है कि औपनिवेशिक भारत में विधवा महिलाओं के लिए शारदा सदन विद्यालय की स्थापना किसने की थी? विधवा महिलाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना किया गया था औपनिवेशिक भारत में। ये आपको बताना है किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपको लगा लेना होगा। ठीक, तो ये किया गया था पंडित रमाबाई। क्वेश्चन पूछता है तो ये 1889 में किया गया था इनके द्वारा, बम्बई में ही, मतलब उस समय बम्बई बोला जाता था उसे, मुंबई को। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो आप जान रहे हैं कब शुरू किया गया था, तो 8 अगस्त 1942, और 9 अगस्त को लगभग देखिएगा, 9-10 अगस्त को सबसे बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी समय डू एंड डाई का नारा दिए थे, करो या न रो, इसी समय नारा दिए थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1942 में शुरू किया गया था। इसे अगस्त क्रांति के भी नाम से शुरुआत माना जाता है क्योंकि अगस्त में ये हुआ था। तो 38 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, डच का भारत में पहली बस्ती कहाँ स्थापित हुई? बस्ती मीन्स कि वहाँ से ही सब चीज़ काम देखा जाता था। ये फैक्ट्री नहीं, फैक्ट्री सबसे पहले आपको मछलीपट्टनम में इनका स्थापित हुआ था, लेकिन बस्ती जहाँ से सभी कंट्रोल किए जाते थे वो मुख्य रूप से आपको देखा जाए तो ये पुलिकट में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, अगर फैक्ट्री पूछे तो मछलीपट्टनम में हुआ था। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे तो आपको लगा लेना होगा। और जो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना 1602 में हुआ था, और मसाला के व्यापार करने के लिए इसने आया था, लेकिन बस्ती अपना सबसे पहले जो स्थापित किया था पुलिकट में, और वहाँ से ही देखिएगा वो प्रकार को सेंट्रलाइज हो जाता है, वहाँ से ही देख रेख किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, किस भारतीय साम्राज्य ने राजहरण के लिए हड़प नीति का पालन नहीं किया था? हड़प नीति का पालन नहीं किया था, ये आपको बताना है कि कौन से राज्य को अपहरण करने के लिए नहीं किया गया था, उसको हड़प नीति के अकॉर्डिंग नहीं आप अपने में मिलाया गया। ये पंजाब राज्य था, कि पंजाब हड़प नीति से नहीं बल्कि द्वितीय सिख युद्ध जो हुआ था 1849 में, उसके बाद ही आपको मतलब कि मिला लिया गया। और इस युद्ध को तोपों का युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि इसमें तोप का काफ़ी ज़्यादा उपयोग हुआ था। और इसी के बाद देखिएगा जो अंतिम सिख शासक थे उनको लंदन भेज दिया गया था पेंशन देकर।
क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध भारत में फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक युद्ध साबित हुआ? तो भारत में फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक युद्ध साबित कौन सा हुआ था? फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक युद्ध, तो ये आपको बताना है, क्योंकि इसके बाद ही फ्रांसीसी अपना बोरिया बिस्तर समेट लिए, लगभग मान लिए कि हम यहाँ पर अब नहीं वर्चस्व जमा सकते हैं। तो इस युद्ध का नाम है वांडीवास का युद्ध, जो 1760 में हुआ था, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। और फ्रांसीसी व्यापारिक दृष्टि से पतन हो गया उनका, और अंग्रेज का काम कहीं ना कहीं अधिपत हो गया। और आप जान रहे हैं कि इस समय लगातार युद्ध ही चलते रहते थे। अंग्रेज का प्लासी का युद्ध जीता 1757 में, वांडीवास का युद्ध जीता, फिर बक्सर का युद्ध 1764 में जीता अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 42, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? तो जो 1773 का इंडिया एक्ट आया था, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट, उसका ही अगला भाग था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और ये एक विनिमय अधिनियम इसकी रेगुलेटिंग एक्ट था। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 है, पेशवा के पद को किस पेशवा के कार्यकाल में ब्रिटिश द्वारा समाप्त कर दिया गया था? पेशवा के पद को किस पेशवा के कार्यकाल में ब्रिटिश द्वारा समाप्त कर दिया गया था कि पेशवा का पद नहीं रहेगा? तो ये बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में समाप्त कर दिया गया था, ये आपको, ठीक। तो मराठा प्रशासन में 8 मंत्रियों का समूह होता था, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था, और उसके मुख्य जो होते थे उन्हें पेशवा कहा जाता था, ठीक। लेकिन ये खत्म कर दिया गया था बाजीराव द्वितीय में। 43 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 44 है। नौजवान भारत सभा के संस्थापक जो थे ये भगत सिंह थे। और जैसे भगत सिंह, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरदार भगत सिंह। 44 का आंसर सी हो जाएगा। और भी जैसे संस्था याद रखिएगा, अभिनय भारत सोसाइटी मैंने बताया, वीडी सावरकर। मित्र मेला, मतलब उसी को अभिनय भारत कहीं लगभग क्षेत्र को देखा जाए उसमें जो सम्मिलित होते थे, मित्र मेला एक तरफ से खुफिया होता था, ये भी वीडी सावरकर। अनुशीलन समिति, वरिंद्र घोष, ये पूछता है अनुशीलन समिति के, तो वरिंद्र कुमार घोष संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 45, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के जो वायसराय था 1942 में, आप देखिएगा, तो ये थे लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। और भारत की आज़ादी के समय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 46, मदन मोहन मालवीय को महामाना की उपाधि किसने दी थी? तो मदन मोहन मालवीय को महामाना की उपाधि दिया गया था, ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, ठीक। ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर सी हो जाएगा। ये एक प्रमुख नेता भी उस समय के माने जाते हैं, और बीएचयू की स्थापना 1916 में इनके द्वारा ही किया जाता है, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महामाना की उपाधि दिया था, और इनको भारत रत्न भी मिला है। मदन मोहन मालवीय को आपको पता होना चाहिए, 2015 में, तो भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 के निम्न में से कौन विश्वविद्यालय पहले स्थापित हुआ? कौन सा विश्वविद्यालय सबसे पहले स्थापित हुआ था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपको 47 है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मद्रास विश्वविद्यालय का स्थापना होता है 1857 में ही, आप देखिएगा तो, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो 1857 में ही स्थापना होता है। फिर एक मुंबई विश्वविद्यालय का, तो 3 विश्वविद्यालय को उस समय स्थापना हुआ, तो कोलकाता, बम्बई और मतलब यहाँ महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन? मुंबई को विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, पूना समझौता 1931 किनके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? जिसके बाद आप देखिएगा कि मान जाते हैं गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। तो पूना पैक्ट जो हुआ था, ये आपको गांधी जी के बीच में और किसके बीच में हुआ था? माफ़ कीजिएगा, ये पूना पैक्ट के बारे में पूछ रहा है ना, कि गांधी इरविन समझौता के बारे में पूछ रहा है। मतलब यहाँ पर देखिए किसके किस में हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक। पूना पैक्ट, ठीक। तो देखिए पूना पैक्ट जो हुआ था, मतलब कि ये क्वेश्चन पूछता है कि किस लिए हुआ था, और किन के बीच में हुआ था, और किसने बीच बचाव किया था। तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, और बीच में ये कराया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ठीक। और ये क्यों हुआ था? जो पूना पैक्ट हुआ था, ये क्यों हुआ था? तो ये अब देखिएगा 1932 के समय का आपको देखिएगा ये होता है, ठीक। तो ये देखिएगा, ये सांप्रदायिक पंचांग जो लाया गया था, मतलब कि दलित को हिंदू से अलग कर दिया जाना था, मैकडोनाल्ड के ये कम्युनल अवार्ड का एक हिस्सा था। इसके बाद ही देखिएगा कि गांधी जी अनशन पर बैठ जाते हैं पूना के यरोदा जेल में, और उसके बाद आप देखिएगा कि भूख हड़ताल भी कर देते हैं। तो 1932 में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच ये समझौता होता है, ये 1932 में होता है, ये याद रखिएगा। 26 सितंबर 1932 को ये होता है। और इसमें आपको दलितों का सीट बढ़ा दिया जाता है, मतलब कि जो सीट है वो आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दिया जाता है, ठीक। जैसे कि प्रांतीय विधानमंडल में बढ़ाकर 148 कर दिया जाता है, और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीट आपको इनके लिए रिजर्व कर दिया जाता है। तो ये सब हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पूना पैक्ट। ये 32 होगा यहाँ पर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49,
किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी में विभाजित हो गई थी? किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी में विभाजित हो गई थी? मतलब कांग्रेस का दो फाड़ हो गया था, नरम दल गरम दल। तो ये आपको हुआ था 1907 में। सूरत अधिवेशन नाम सुने होंगे आप। सूरत अधिवेशन में ही आप देखिएगा कांग्रेस नरम दल गरम दल में विभाजित हो जाता है। और ये मिलता कब है? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिल जाता है। फिर अब इसे क्या कहा जाता है? मतलब कि इस समय अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो रास बिहारी घोष द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50, पुर्तगाली वायसराय जिसने गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया। पुर्तगाली वायसराय जो गोवा में सती प्रथा को समाप्त किए थे, इनका नाम है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन पूछता है तो अल्फांसो डी अलीबुक, ये अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये जो इनका नाम है, मतलब कि ये इनके द्वारा ही आप देखिएगा मतलब सती प्रथा का खत्म किया गया। और इन्होंने बोला था कि जहाँ पर ये क्षेत्र था वहाँ पर आप देखिएगा कि गोवा वाला क्षेत्र में आपको देखिएगा वहाँ के ही निवासियों से शादी करने के लिए औरतों से प्रोत्साहन भी दिए थे। ये पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा, ये गोवा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, काल कोठरी की घटना कहाँ घटित हुई थी? ये काल कोठरी की घटना आप जानते हैं, ब्लैक होल की घटना जिसे बोला जाता है। ये आपको कलकत्ता में हुआ था और इसमें अंग्रेजों को काफ़ी ज़्यादा अंग्रेजों को एक काल कोठरी में मतलब एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था, जिसमें 123 अंग्रेज जो है ये भूख प्यास और घुटन के कारण मारे गए थे, 146 अंग्रेजों में से। ठीक, और ये जो हुआ था नवाब सिराजुद्दौला के कहने पर हुआ था। फिर इसके बाद ही देखिएगा 1757 में युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध, जिसमें सिराजुद्दौला हार जाते हैं। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं बदला निकाला जाता है अंग्रेजों द्वारा और ये काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ पर हुआ था ये पूछता है, तो ये कलकत्ता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, निम्नलिखित में किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ठीक, ये किसे कहा जाता है? ठीक, तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिए थे। और इनका पूछता है जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए इनका पूछता है जन्म, ठीक, कि जन्म हुआ कहाँ था? तो ये बंगाल में राधानगर गांव में इनका जन्म हुआ था 1773 में। ठीक, फिर पटना ये गए थे अरबी और फारसी भाषा के ज्ञान लेने के लिए। अंग्रेजी भाषा के ज्ञान भी जॉन इग्बी ने इनको दिया था। ठीक, और इनके गुरु पूछा जाता है तो जेमी बेंथन को ये गुरु मानते हैं। ठीक, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। 1815 में ये क्या करते हैं? आत्मीय समाज का मतलब कि गठन करते हैं, आत्मीय सभा का। यही कालांतर में जाकर 1828 में ब्रह्म समाज बन जाता है। 1825 में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना कोलकाता में इनके द्वारा किया जाता है। कुछ पत्र पत्रिकाएं किताब भी लिखे थे, जैसे कि संवाद कुमुदी पत्रिकाएं, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट या मिरातुल अखबार या न्यू टेस्टामेंट। और इनका मृत्यु हुआ था ब्रिस्टल ब्रिटेन में जो है 1833 में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो लगा लीजिए, यहाँ से आंसर हो जाएगा ए, सती प्रथा के उन्मूलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। क्वेश्चन नंबर 53 है कि महात्मा गांधी को किसने अग्रनगर फकीर कहा था? जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हो रहा था तो महात्मा गांधी गए थे ब्रिटेन में, तो उसी समय वो धोती वोती पहन कर गए थे, तो उसी समय कहा गया, विंस्टन चर्चिल ने बोला था अग्रनगर फकीर बोला था। ठीक, तो 53 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का 3 युद्ध हुए हैं, याद रखिएगा। सबसे पहला जो हुआ था 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर जीत जाता है और मुगल वंश की स्थापना यहाँ पर होता है। 1556 में दूसरा हुआ था हेमू और आपको बैरम खां। जो बैरम खां थे वो मतलब कि अकबर के तरफ से थे, उसके संरक्षक थे। तो बैरम खां और मतलब कि हेमू के बीच में होता है। हेमू हार जाते हैं, मतलब हेमू जीतने ही वाले होते हैं, लेकिन एक तीर आकर उनके आँख में लग जाता है, जिससे मतलब हार में बदल जाता है जीत। फिर 1761 में देखिएगा तृतीय युद्ध होता है मराठा और अफगानों के बीच में। ये पूछ रहा है कि तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। अगर पहला पूछे तो 1526 में, दूसरा पूछे तो 1556 में। इसे याद रखिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, किस स्थान में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों का विरोध किया था? तो किस स्थान में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों का, तभी जो झारखंड वाला छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है वहाँ पर ही। 55 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मुंडा आदिवासी थे। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए कि किसने कहा था कि भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है? और गाँव में आत्मा निवास करती है भारत की, ये कहा गया था महात्मा गांधी द्वारा, मोहनदास करमचंद गांधी। 56 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, पहला अखबार जो भारत में प्रकाशित हुआ था, तो ये अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। पहला अखबार था द बंगाल गैजेट, ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है।
और इसका जो प्रकाशन किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था ये भी पूछता है। तो ये किया गया था आपको जेम्स अगस्त हिक्की द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था, बंगाल गजट। डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 58 निम्न में किसको सीमांत गांधी, वही मैंने बताया सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है अब्दुल गफ्फार खान। ठीक, तो अब्दुल खान जो खान है जो कि महात्मा गांधी के मतलब अनुयायी माने जाते हैं, और ये बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र है पाकिस्तान का वहाँ से मतलब थे नेता। ठीक, तो इन्हें ही आपको क्या बोला जाता है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, अब्दुल गफ्फार खान। ये देश के बंटवारा के पक्ष में नहीं थे। जब देश बंट गया तो इन्होंने बोला था कि आपने हमें भेड़ियों के हवाले कर दिया, और इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। मैंने आपको बताया था कि भारत रत्न इन्हें दिया गया था, ये भी विदेशी थे। 1987 में भारत रत्न दिया गया था इनको, और 1988 में इनका मृत्यु हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 559 देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी और इरविन समझौता हुआ था ये 1931 में। कब हुआ था डेट के साथ मैं बता रहा हूँ, 5 मार्च 1931 को यह हुआ था। फिर गांधी जी आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, इसमें मान जाते हैं, बहुत से अपना प्रस्ताव भी रखते हैं, तो इरविन मानता है और फिर ये जाते हैं। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर पृथक निर्वाचन वाला जो आपको दलितों के लिए मांग किया गया था तो उस पर बात नहीं बनता है। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, और 1930 में पहला हुआ था, 1931 में दूसरा हुआ था, 1932 में 13 हुआ था, माफ़ कीजिएगा तीसरा हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन विफल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होगा आपको। ये हो जाएगा आपको एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने आपको शुरुआत की थी, ये आयरिश महिला थी। और ये देखिएगा 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग बनते हैं और आंदोलन शुरुआत होता है, जिसे आपको पूर्ण होम रूल लीग के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक जो है ये एक आपको शुरुआत करते हैं। ठीक, और आपको मद्रास वाले क्षेत्र में देखिएगा तो ये स्टार्ट करती हैं, मतलब एनी बेसेंट थे। 2 सब होता है। ठीक, जैसे कि पूना और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में किसके द्वारा होता है, तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा। 60 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन आप 61 देखिए किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। मैं फिर से बता देता हूँ, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था। 61 का आंसर बी हो जाएगा। कुछ और फैक्टर मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ये बाल गंगाधर जो तिलक हैं ये गरम दल से आते हैं। ठीक, तो गरम दल के नेता थे और अंग्रेज़ों को हमेशा बुराई करते थे, आलोचना भी करते थे उनके। ऐसा काम ही अंग्रेज़ों द्वारा किया जाता था। केसरी एक आपको प्रकाशन इनका आता था, उसमें ये लेख लिखा करते थे और अंग्रेज़ों की बुराई करते थे, जिसके कारण इनको जेल भी भेजा गया था। और इन्होंने लोगों को एकजुट करने के लिए गणपति और शिवाजी उत्सव का भी प्रारंभ किया था, मैंने आपको बताया था। 61 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए द्वैध शासन भारत में कब शुरू कर दिए। द्वैध शासन भारत में कब शुरू कर दिया गया था। द्वैध शासन जो किया गया था ये आपको 1919 का आपको एक्ट आइएगा तो देखिएगा उसमें होता है। ठीक, जिसमें आपको बंटवारा हो जाता है सब्जेक्ट का, केंद्र और राज्य की तरफ से आप बोल सकते हैं कि केंद्र और प्रांत की तरफ से ये सब्जेक्ट बांट दिया जाता है कि आप इस पर कानून बना सकते हैं। ठीक, तो ये सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था ये आपको बताना है। तो जॉर्ज यूले था। जब इलाहाबाद में हो रहा था अधिवेशन कांग्रेस का वार्षिक 1888 में, उसी समय यह अध्यक्ष बना था। और सबसे पहला अगर पूछे तो भूमेश चंद्र बनर्जी थे जो 1885 में अध्यक्षता किए थे, जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में। आगे चलते हैं 63 का आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कांग्रेस का स्थापना ओम टोबियन हुरुम ने किया था, मिस्टर ओम हुरुम ने किया था। 64 है कि सबसे पहले भारत आने वाले और बाद में जाने वाले कौन थे। ये कौन से यूरोपीय थे जो कि सबसे पहले आए। 1498 में आते हैं कालीकट बंदरगाह आप देखते हैं केरल में, और गोवा छोड़कर जाते हैं 61-62 में। ये पुर्तगाली ही थे, पुर्तगाली, जबरदस्ती इनको भारत से निकाला जाता है। 64 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 65 देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1916 ईस्वी में कहाँ एक साथ आए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1916 में कहाँ एक साथ आए थे। तो ये लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था उसमें ही। और नरम दल गरम दल भी मिल गया, मुस्लिम लीग भी साथ में आ गया। इसमें आपको कौन कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, तो ये निभाए थे। इसमें जिन्ना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, यानी बेसेंट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 65 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। इंडिया विंस फ्रीडम जो आत्मकथा है ये अब्दुल कलाम आज़ाद की है। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और सबसे अधिक दिनों पर कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले यही थे। तो 66 के आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का जनक था। बंगाल में जो अस्थायी बंदोबस्त है इसके जनक कौन माने जाते हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 है। तो अस्थायी बंदोबस्त एक भू राजस्व व्यवस्था थी
और ये आप देखिएगा जमींदारों के साथ किया जाता था, जमींदारी वसूल किया जाता था उनके द्वारा। 1793 में ये लागू किया गया था बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। 67 के आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? अब तो खत्म हो चुका है, बंद हो चुका है 2013 में ही टेलीग्राफ सेवा। तो ये टेलीग्राफ सेवा का 1854 में स्टार्ट हुआ था, ये याद रखिएगा, मुंबई से पुणे के बीच में। 1853 में ट्रेन की शुरुआत किया गया था मुंबई से अठाड़े के बीच में, और उस समय दोनों के समय लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, पहला भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो पहला भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये थे आपको तमिलनाडु में जन्मे गुरु रामानुज जी, ठीक, और इन्हें भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक माना जाता है 12वीं शताब्दी में। डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70, हुमायूं की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसकी ही आपको देखिएगा हुमायूं की आत्मकथा इसकी ही बहन गुलबदन द्वारा लिखा गया था, मतलब कि ये आपको हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। तो 70 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, किस स्थान में बुलंद दरवाजा का मुख्य द्वार है? जो बुलंद दरवाजा है ये क्यों बनवाया गया था? तो गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था फतेहपुर सिकरी में, और यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा सी, अकबर ने बनवाया था। 71 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है कि दीवाने खास इनमें से किस स्मारक में बना हुआ है? तो दीवाने खास कहाँ बना हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे 72 है। तो दीवाने खास 1637 में बनवाया गया था, और ये शाहजहाँ द्वारा लाल किले में बनवाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीवाने खास लाल किला परिसर में है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73 की रामचरितमानस एक महाकाव्य है जो कि किस भाषा में लिखी गई है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, और ये इसका रचयिता पूछ सकता है, तो इसका रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी थे, 16वीं शताब्दी में ये लिखे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवधि में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है कि जंतर मंत्र है, जंतर मंत्र कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो ये जंतर मंत्र एक वैधशाला था, और ये महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा ये अलग अलग 5 जगहों पर निर्माण कराया गया था। ये खगोलीय वैधशाला इसे माना जाता है जंतर मंत्र को। 5 जगहों का नाम पूछता है, जैसे दिल्ली था, मथुरा था, जयपुर था, उज्जैन था, और वाराणसी था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि दिल्ली, मथुरा, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी। तो जंतर मंतर में है, कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। राजस्थान में मैंने आपको बताया ना जयपुर, ठीक। तो ये जगह का नाम भी दे सकता है, या वही जगह दे सकता है, या राज्य भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे। कौन थे? गीत गोविंद के लेखक जो थे ये जयदेव थे। 12वीं शताब्दी में यह बुक लिखा गया था, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो के मंदिर का जो निर्माण कराया गया था, प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर है खजुराहो, ये चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था, ठीक। 10वीं शताब्दी में आप देखिएगा चंदेल शासकों, ठीक। 70 के आंसर क्या हो जाएगा? डी, मध्य प्रदेश में है खजुराहो। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा जो है ये आप मतलब कि अकबर के इतिहास के बारे में बताता है, और उन्हीं के मतलब कि नवरत्न में थे, एक नवरत्न थे अबुल फजल, और उन्होंने इसको 3 भाग में लिखा है, जिसका एक भाग जो है आईने अकबरी भी है, ठीक। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? किसने लिखा है ना, तो अबुल फजल ने लिखा है। 77 के आंसर क्या हो जाएगा? सी। 78 देख लीजिए कि अकाल तख्त किसके द्वारा बनाया गया था? अकाल तख्त किसके द्वारा बनाया गया था ये आपको बताना है। ये अकाल तख्त जो है ये 5 तख्तों में सबसे पहला तख्त है, जिसे सिखों के 6ठे गुरु हरगोबिंद सिंह ने बनवाया था, न्याय संबंधी और सांसारिक मामलों के मतलब कि विचार करने के लिए, और ये सबसे ऊंचा होता है, मतलब देखिएगा तो, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद मतलब हरगोबिंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, सिख गुरु जिन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा था। जफरनामा को फारसी में लिखा था, मतलब जफरनामा मतलब होता है विजय पत्र, और गुरु गोविंद सिंह द्वारा मुगल शासक औरंगजेब को 1705 में ये लिखा गया था जफरनामा। तो ये क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे ये, और गुरु गोविंद सिंह के बाद आपको गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित कर दिया जाता है। आगे देखिए 80 देखिए क्वेश्चन, गुरिल्ला युद्ध का अवधारणा को लागू किया गया था। गुरिल्ला युद्ध कौन लड़ते थे? तो ये आपको पता है आप लोगों को, शिवाजी गुरिल्ला युद्ध पद्धति, लेकिन गुरिल्ला युद्ध पद्धति के जनक के रूप में मलिक अंबर को जाना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग भारत में किए थे कौन से? शिवाजी ही किए थे मुगलों के विरुद्ध में, शिवाजी। मराठा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, शिवाजी को किस वर्ष छत्रपति ताज मिला? छत्रपति इन्हें कहा गया, किस वर्ष कहा गया शिवाजी को? तो ये 1674 में कहा गया था, यह भी याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, अंतिम मुगल शासक कौन था?
अंतिम मुगल शासक का नाम बताना है। देखिए प्रथम तो मुगल शासक हो जाएगा बाबर, 1526 में जो मुगल वंश की स्थापना करता है इब्राहिम लोदी को हराकर। फिर 1857 में जो क्रांति होता है तो उसमें देखिएगा कि जो विद्रोही थे या सैनिक जो थे भारत में आज़ादी के लिए, वो पहुंच जाते हैं दिल्ली में, और दिल्ली में जो आपको बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित कर देते हैं और नेतृत्व दे देते हैं कि युद्ध का नेतृत्व आप ही संभालो। फिर उनको गिरफ्तार करते हैं अंग्रेज, उनके दोनों बेटों को गोली मारा जाता है, फिर उनको म्यांमार में इसके रंगून में निर्वासित कर दिया जाता है। फिर उनका मृत्यु देखिएगा 1862 में वहीं पर हो जाता है। 2 गज जमीन भी नहीं उनको मिला था अपने देश का। तो अंतिम मुगल शासक कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, मुगल में से किसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, इनमें से किसे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 83 है, तो वहीं औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ठीक, 83 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? तो प्राचीन भारत में सबसे मजबूत महाजनपद में कौन सा जनपद था? तो वो मगध था। और प्राचीन भारत में सबसे मतलब 16 महाजनपद के बारे में मिलता है। ये कहाँ पर इसको मिलता है? तो ये बौद्ध ग्रंथ एक अंगुत्तर निकाय है, उसमें 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। ठीक, जिसमें सबसे शक्तिशाली मगध था। क्वेश्चन नंबर 85 है कि चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था? चौसा के और कनौज का युद्ध दोनों आप लोग जानते हैं, दोनों में आपको हुमायूं हार गया था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हराया था। तो चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था? तो शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का मुकाबला सासाराम में है। शेरशाह सूरी टॉम आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ये 1540 में इनको हराया गया था चौसा के युद्ध में। चौसा बक्सर के पास स्थित है, गंगा किनारे। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए कि मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो मुगल सम्राट जो है औरंगजेब, इसकी मृत्यु जब हुई थी, ये आपको कब हुई थी? 1707 में हुई थी। फिर देखिएगा मुगल वंश का पतन इसी समय होने शुरू हो जाता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अहमदनगर में इसकी मृत्यु हुई थी। तो ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मैंने बताया क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध जो लड़ा गया था ये 1556 में लड़ा गया था। और अंतिम हिंदू सम्राट हेमू विक्रमादित्य और अकबर के जो आपको संरक्षक थे बैरम खां, उनके बीच में ये लड़ा गया था। और जो हेमू के बीच में, हेमू की आंखों में कहीं से आकर तीर लग गया, जिसके कारण वो गिर गए थे, और जिनके कारण उनकी जो सेना है वो मतलब इधर उधर भागने मतलब कि ये हो गई थी। और फिर उसके बाद ये युद्ध नहीं, तो ये युद्ध हेमू ही जीते थे, क्योंकि कभी भी वो युद्ध हारे नहीं थे। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर और हेमू। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? तो मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी। क्या थी? फारसी थी। 88 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित है? तो बैजू बावरा का असली नाम बैजनाथ मिश्र था, और ये आपको ध्रुपद गायक इन्हें माना जाता है। और ये आपको जो तानसेन थे, तान जो है, जैसे कि तानसेन जो अकबर के दरबार में नवरत्नों में से भी एक थे। तो ये सब याद रखिएगा। ये आपको पूछता है कि किसके शासनकाल से संबंधित है, तो ये हो जाएगा अकबर। क्वेश्चन नंबर 90 है कि इबादत खाना एक बैठक सभागार था, इसका निर्माण किस मुगल सम्राट ने कराया था? इबादत खाने में बड़े बड़े धर्मगुरु आते थे, ये बहस होता था। ये 1575 में अकबर द्वारा बनाया गया था फतेहपुर सिकरी में। ठीक, आराधना घर के नाम से भी इसे जाना जाता है। सभी धर्म के लोग यहाँ पर शामिल होते थे, डिस्कशन होता था। ठीक, तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अकबर, सी। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य को क्या है? हरिहर बुक्का ने स्थापना किया था विजयनगर साम्राज्य का। और ये साम्राज्य कहाँ के अवशेष पाए जाते हैं? ये तो हम्पी। हम्पी कहाँ? कर्नाटक में। विजयनगर देखिएगा आपको एक जिला भी बना दिया गया कर्नाटक में, तो ये हो जाएगा हम्पी में। तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, ये कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे अवशेष मिलता है, और इसे 1986 में विश्व विरासत स्थल भी घोषित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तो बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी सल्तनत देखिएगा दक्कन का एक इस्लामी राज्य था, और 1347 में लगभग देखिएगा सूबेदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने इसकी स्थापना किया था, और ये इसका आंसर हो जाएगा। और गुलबर्गा इसकी राजधानी बनाया गया था। गुलबर्गा को एक और नाम उस समय जाना जाता था, अहसानाबाद। क्वेश्चन नंबर 93 है, तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तराइन का युद्ध महत्वपूर्ण है, यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन, न्यूज़ में भी था। तराइन का युद्ध जो है ये 1191 में पहला लड़ा गया था, जिसमें आपको पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय जिसे बोला जाता है, वो जीत जाते हैं। ठीक, और मोहम्मद गोरी हार जाता है। फिर 1192 में दूसरा होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। ठीक, तो 2 युद्ध हुए थे। और तराइन के किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये पहला के बारे में ऑप्शन दे रहा है, तो ये आपको 1191 में। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत जो है ये बुक है, इसके लेखक कौन है? तो ये रचयिता कालिदास है, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में देखिएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी जिसे बोला जाता है, वहाँ के नवरत्नों में से एक थे। ठीक,
तो ये कालिदास 94 के सी। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, भारत के नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो भारत के नेपोलियन आपको किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 95, तो समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन कहा जाता है। ठीक, महान शासक था समुद्रगुप्त। 95 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। 95 का बी लगा लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 96 है कि कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? कवि कालिदास जो थे ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये संस्कृत भाषा के महान कवि थे, नाटककार भी थे ये, और कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक भी थे। इनका प्रमुख है, मतलब रचना किए थे रघुवंशम, कुमार संभवम, मघदूतम, ऋतुन संहारम, जो अलग अलग नाटक है, जैसे कि अभिनव शकुंतलम नाटक है, मालविका मित्रम ये आपको जो है, और विक्रमोश्रीय, ये 3 आपको इनका नाटक के नाम देता है, पूछता है कभी कभी। और इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो ये हो जाएंगे, सी हो जाएगा, इनके ही दरबार में थे। क्वेश्चन नंबर 97, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाले शक संवत किसने प्रारंभ किया था? क्योंकि हमारा शक संवत राष्ट्रीय कैलेंडर है और चैत्र मास से स्टार्ट होता है, फागुन पर खत्म होता है। तो ये शक संवत जो है ये भारत ने अपनाया था 1957 में ही। और शक संवत जो है ये 78 ईस्वी में शुरुआत होता है कनिष्क के शासनकाल में, मतलब कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने। क्वेश्चन नंबर 98 के अलेक्जेंडर सिकंदर जिसे बोला जाता है, तो सिकंदर और पोरस के बीच कहाँ युद्ध हुआ था? तो मैंने बताया ना कि झेलम नदी के मतलब किनारे हुआ था। हाइड्रोस्पीसिस का युद्ध कहा जाता है या वितेशता के युद्ध कहा जाता है। 98 के आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजपूत था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यूनानी राजपूत भेजा गया था ये सिल्कोस निकोटर के राजपूत थे, ये मेगास्थनीज थे, जो कि बाद में इंडिका लिखे, जो कि मौर्य शासन के बारे में बताता है, प्रशासन के बारे में बुक लिखे थे इंडिका। तो 99 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो बुद्ध अपना उपदेश साधारणतः भाषा में देते थे, हम इसकी पाली भाषा में देते थे, ये याद रखिएगा। 100 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आराम से आप लगा लीजिएगा, पाली भाषा। इनके जो आपको उपदेश सबसे पहला दिए थे ये मतलब धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जो कि सारनाथ में दिए थे। इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था, और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो टोटल 100 क्वेश्चन कराया, कितने क्वेश्चन सही किए जरूर बताइए।